नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 15 तारीख को होने वाली एसीएफ, उसके बाद रेंजर वाले एग्जाम में भी इकोनॉमिक्स से तकरीबन 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। साथ में अगर हम जेपीएससी की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, किसी भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता ही है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू लर्न करने से। याद नहीं करना है, यहाँ पर ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना है। खैर, इकोनॉमिक्स को हम लोग डील करेंगे 7 से 8 लेक्चर में, पूरे तरीके से इकोनॉमिक्स को ख़त्म करेंगे। ज़्यादा कोशिश करना है, एसीएफ और रेंजर को लेकर के हम चल रहे हैं, तो हर एक टॉपिक को डील करना है। और उम्मीद है मेरा कि तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चन आप आसानी से इकोनॉमिक्स के बना लेंगे। इकोनॉमिक्स में जिन टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, पॉवर्टी, मनी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल, बजटिंग और टैक्स। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर डील करता है। इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो देखिए, कभी भी आप मार्केट में बाहर निकलेंगे तो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो होता है जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर वो होता है जो किसी भी चीज़ को खरीदता है। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? प्रोड्यूसर हमेशा वो चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। जबकि हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर क्या चाहेगा? कंज्यूमर चाहेगा कि उसे कम पैसे में अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए, यही कंज्यूमर चाहेगा। तो यही डिफरेंस होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। मार्केट हमेशा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के साथ में ही चलता है। यही है बेसिक स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर, दूसरा होता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर चाहेगा कि उसे लो कॉस्ट में अच्छा सामान मिल जाए, प्रोड्यूसर चाहेगा उसे मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरीके से वो बना पाए। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे हम पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, कभी भी आप मार्केट में निकलिएगा या आप कोई भी प्रोड्यूसर है ना, तो कोई भी चीज़ ना एक लिमिटेड मात्रा में ही पाई जाती है, मतलब कि रिसोर्स हमेशा स्कार्स है। लेकिन मार्केट में अनलिमिटेड वांट है, लोगों के पास वांट्स बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सारा चीज़ लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेकिन स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, रिसोर्स लिमिटेड है हमेशा। तो जब रिसोर्स लिमिटेड है तो चॉइस नेसेसरी होगा। चॉइस नेसेसरी का मतलब आप आसानी से समझिए कि अगर आपकी एक कंपनी है, आप एक प्रोड्यूसर है, आपकी एक कंपनी है, वो कंपनी आईफोन भी बनाती है, वो कंपनी मोटर बाइक भी बनाती है। प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट पाना। प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट ही निकालना चाहेगा। तो आप समझिए कि अगर आपकी कंपनी आईफोन ही बनाती है, मोटर बाइक भी बनाती है, अभी मार्केट में आईफोन का डिमांड ज़्यादा है, तो आप अपनी कंपनी में कोशिश कीजिएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन बने। मोटर बाइक तो नहीं ना निकालना शुरू कर दीजिएगा ज़्यादा, आप सोचिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन बने। तो यही है, चॉइस इज नेसेसरी, क्योंकि रिसोर्स तो आपके पास लिमिटेड है, रिसोर्स स्कार्स है रिसोर्स। तो आपके पास चॉइस नेसेसरी है। अब आप चॉइस ले लिए कि हम आईफोन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? अगर एक चीज़ का डिमांड इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिमांड खुद ब खुद डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर हुआ ना, आपकी कंपनी में, जब आपकी कंपनी में आईफोन का डिमांड इंक्रीज हो गया तो खुद ब खुद आपकी कंपनी जो मोटर बाइक भी बनाती थी उसका डिमांड खुद ब खुद डिक्रीज हो गया। यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी मार्केट में कोई भी चीज़ आती है, चॉइस बनती है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके साथ लगा ही रहता है। एक टर्म आता है यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमको एक टर्म दिखता है एफिशिएंसी इज नेसेसरी। एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि रिसोर्स तो स्कार्स है, कम मात्रा में रिसोर्स है, तो हमें रिसोर्स को पूरे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि रिसोर्स बर्बाद ना हो, रिसोर्स अच्छे तरीके से रिसोर्स का हम इस्तेमाल कर सके। आगे एक टर्म आता है सस्टेनेबिलिटी नेसेसरी। ऑब्वियस ही बात है ना, सस्टेनेबिलिटी नेसेसरी है क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के चलना है। साथ में क्वांटिटी और क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इन सारे बातों से हमारा मार्केट चलता है कि किस तरीके से मार्केट में कौन से प्रोडक्ट को बनाना है, कौन से प्रोडक्ट को मार्केट में निकालना है। अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में निकलेगा तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड खुद ब खुद घट जाएगा। जो प्रोडक्ट हम मार्केट में निकाल रहे हैं उसका क्वालिटी और क्वांटिटी भी बेटर होना चाहिए, तभी जा करके उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। क्योंकि एक प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहता है? प्रॉफिट कमाना। अब मार्केट में हम फ्री और इकोनॉमिक्स के बीच का अंतर को समझेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, फ्री की जब बात करते हैं ना तो आप सनलाइट को समझिए। सनलाइट स्कार्स नहीं है, प्रचुर मात्रा में सनलाइट मिलता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ें कि कोई भी चीज़
प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, वहाँ पर स्कार्सिटी होती है। और जहाँ पर भी स्कार्सिटी होगी वहाँ पर इकोनॉमिक्स खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अंतर समझिए, अगर आपको विटामिन डी की ज़रूरत है, आप सनलाइट से ले सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, दिन भर धूप में बैठिए आपको विटामिन डी मिलेगा। वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आता है कि आप सनलाइट लीजिएगा तो एयर कम लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सनलाइट लेना, आप सनलाइट लीजिए। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी विटामिन डी की गोली बना रही है, विटामिन डी की गोली बना रही है, इकोनॉमिक्स हो गया। उसे मार्केट में निकालना है, बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, तो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है ना, तो स्कार्सिटी तो होगा ना। कितना ज़्यादा बना सकती है कि लिमिटेड ही बनाएगी। लेकिन आप सोचिए कि एक कंपनी है विटामिन डी की भी गोली बनाती है और पैरासीटामोल की गोली भी बनाती है। अभी कोविड-19 है, कोविड-19 के समय पैरासीटामोल का डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो वो कंपनी क्या अभी भी विटामिन डी की गोली उतना ही बनाएगी, या फिर वो कंपनी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैरासीटामोल का गोली बना दें? क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रॉफिट कमाना। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात आ गया ना। कैसे आ गया? अगर वो पैरासीटामोल का गोली ज़्यादा बनाएगा तो विटामिन डी का गोली खुद ब खुद कम बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब मार्केट में उसका सप्लाई कम हो जाएगा और पैरासीटामोल का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से मार्केट रन करता है। फ्री वाले में तो आपको विटामिन डी बाहर बैठ के ले लीजिए, लेकिन जब वही विटामिन डी की गोली कोई कंपनी बनाना शुरू कर दे तो इकोनॉमिक्स की बात वहाँ पर आ जाती है। आगे एक टर्म आता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आसान भाषा में समझना है तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप एक एग्जांपल लीजिए एप्पल का। आपको बहुत जोर की भूख लगी थी, आपने एक एप्पल खा लिया। एप्पल खाने से आपको कुछ एनर्जी मिली। जब आपने पहला एप्पल खाया तो आपको एनर्जी मिली 7। फिर आपने दूसरा एप्पल खाया, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा घटना शुरू हुआ होगा। 2 एप्पल, फिर 3 एप्पल, फिर 4 एप्पल, फिर 5 एप्पल। ऐसा करते करते आपका एप्पल खाने की इच्छा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, मतलब कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे धीरे कमेगा। पहला खाने के बाद सेटिस्फैक्शन मान लीजिए 7 था, दूसरे में 6 हो जाएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से करते करते आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज करेगा। यही है मार्जिनल यूटिलिटी। आपको जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला है उस सारे सेटिस्फैक्शन को अगर हम जोड़ दें, वो हो जाएगा टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक टर्म आता है यहाँ पर जिसका नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि सेटिस्फैक्शन डिक्रीजेज ओवर टाइम, हैप्पीनेस डिक्रीजेज। मतलब कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे और एप्पल खाना शुरू करेंगे ना, तो आपकी जो एप्पल खाने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप मोदी जी को ले लीजिए ना। जब मोदी जी आए थे शुरू शुरू तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उपेक्षा थी, लोग चाहते थे मोदी जी रहे। अब धीरे धीरे लोग योगी जी की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे मोदी जी अच्छा काम करे चाहे ना करे, लोग अब दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। मतलब कि लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल वक्त के साथ हमेशा डिक्रीज होता है। इसी तरीके से आपने एप्पल खाना शुरू किया, भूख लगा था, एप्पल खाया, धीरे धीरे आपका एप्पल के प्रति सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो गया। जब वो एप्पल के प्रति सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता है, इसी डिक्रीज को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी डील करता है आपके सेटिस्फैक्शन के साथ, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डील करता है आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे वक्त के साथ डिक्रीज हो ही जाएगा। यही कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम आगे डील करते हैं अगले टॉपिक को, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब आप बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के पहले आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझ लीजिए। प्रोड्यूसर वो होता है जो मार्केट में कुछ भी बनाता है, आप प्रोड्यूसर हैं। अब आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो आपके पास दिमाग में कौन कौन से सवाल आएंगे। आप नए नए मार्केट में निकले हैं और आप प्रोड्यूसर बने हैं, तो आप क्या क्या सोचिएगा। आप पहले सोचिएगा व्हाट टू प्रोड्यूस। आपके पास पैसे हैं तो आप सोचिएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या बनाऊं। जब क्या का आंसर मिल जाएगा तो आप सोचिएगा मार्केट में हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाऊं और कैसे बनाऊं। ये दोनों का आंसर मिल गया तो आप सोचिएगा हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि सिर्फ बनाना नहीं है ना, लोगों तक पहुंचाना भी है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपके पास हमेशा बेसिक इकोनॉमिक में 3 प्रॉब्लम आएंगे। पहला, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, और बना लेना है तो लोगों तक कैसे पहुंचाना है। इन चीज़ों को अगर आप डील कर लीजिएगा तो आप मार्केट में आ जाइएगा, आप सामान बेचना शुरू कर दीजिएगा। अब बात आती है एलिमेंट्स की। देखिए, जब आप प्रोड्यूसर बने, मार्केट में निकले, तो मार्केट 2 तरीके से रन करता है। एक होता है फ्री मेथड और दूसरा होता है कॉमर्शियल कमांड मेथड। फ्री मेथड का मतलब होता है मार्केट मेथड। इंडिविजुअल जिस मार्केट को चलाते हैं, आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना ली जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम है, उसका रेट आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं और मार्केट रेगुलेट कर रहे हैं। आपने किसी प्रोडक्ट का दाम 70 रुपये रख दिया और वो 70 रुपये पर मार्केट में बिक रहा है, आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये फ्री मार्केट, फ्रीली मार्केट रन कर रहा है।
अब आता है कमांड मेथड। गवर्नमेंट आ गई पिक्चर में, गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम 70 में ना बेच करके इसे 50 में बेचो। आप बोलेंगे भाई हम 70 में बेच रहे थे, बोलेंगे तुम 50 में बेचो, 20 रुपये तुमको हम देंगे। ये हो गया प्लान्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट कमांड करने लगी, आपके ऊपर कमांड आ गया, आपको 50 में ही बेचना है। ये हो गया कमांड इकोनॉमी। तो मार्केट दो तरीके से रन करती है, एक होता है मार्केट मेथड जिसमें कि फ्री तरीके से मार्केट में आप सामान बेच रहे हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपका मन है आप उसे कितने रेट में बेचें। दूसरा, जब कमांड मेथड आ जाता है तो आपके ऊपर कमांड आ जाता है, कोई आपको रेगुलेट करना शुरू कर देता है और आप उस रेगुलेशन के तहत चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका कमांड मेथड। इंडिया कैसी इकोनॉमी है? इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। साथ में पूरा वर्ल्ड की बात की जाए तो लगभग कंट्री जो वर्ल्ड में है सभी की सभी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करना रहता है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जब हम लैंड की बात करते हैं ना तो लैंड में आ जाता है ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, मतलब कि वाटर, जितना भी चीज़ जो गिफ्ट नेचर के द्वारा आपको दिया गया ना सभी कुछ लैंड में आएंगे। लैंड में कभी ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ लैंड की बात करें, ज़मीन की बात करें। लैंड में वाटर भी आ जाएगा, पॉन्ड भी आ जाएगा, ये सारा गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, तो ये सब लैंड में आ जाएगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक पॉन्ड है, आपने किसी को दे दिया मछली पालन करने के लिए, वो मछली पालन करेगा, मछली पालन के बजाय आपको क्या देगा? रेंट देगा। तो लैंड से हमको क्या मिलता है? रेंट। यही क्वेश्चन पूछता है कि लैंड अगर हम किसी को दिए हैं तो हमको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। सेकंड में आ जाता है लेबर। लेबर में ह्यूमन अगर लेबर करता है तो उसे क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। फिर आ जाता है कैपिटल। अब यहाँ पर कैपिटल को समझने की बात है। कैपिटल का मतलब होता है फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स, भविष्य में जिससे हमको बेनिफिट मिले वो है मेरा कैपिटल, जिससे हमको भविष्य में बेनिफिट मिले। अब कैपिटल में ना टूल्स आता है, लोग यहाँ कंफ्यूज करते हैं, कैपिटल में ना लोग मनी डाल देते हैं, मनी कैपिटल नहीं है, आपका कैपिटल टूल्स है। उस टूल्स से जो काम होगा उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या होता है ना, मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों मिलकर के कंपनी को स्टार्ट किए 50-50% प्रॉफिट में, 50-50% में। तो दोनों जब कंपनी से जो प्रॉफिट हुई, दोनों इंटरेस्ट दोनों में बढ़ गया, उस कंपनी से जो इंटरेस्ट आया दोनों में बढ़ गया। कैपिटल तो हम लोगों ने लगाया था, जो इंटरेस्ट मिला दोनों में बढ़ गया। तो याद करना है कैपिटल के साथ क्या जुड़ा रहता है? इंटरेस्ट जुड़ा रहता है। कैपिटल में टूल्स आते हैं ना कि मनी आते हैं। एट लास्ट बचता है एंटरप्रेन्योरशिप, जो रिस्क लेता है उसे प्रॉफिट मिलता है। तो इस चारों टर्म्स को आपको याद करना है, इसके साथ जो भी टर्म जुड़ा हुआ है उसे देखना है। सबसे पहले लैंड के साथ रेंट जुड़ा हुआ है, लेबर के साथ वेजेस जुड़ा हुआ है, कैपिटल के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, याद रख लेना है। कैपिटल को थोड़ा डेप्थ में डील करते हैं। कैपिटल में 5 तरह का कैपिटल आता है। इससे क्वेश्चन पिछले बार यूपीएससी में पूछा है, तो आप समझ लीजिए, जान लीजिए। कैपिटल 5 तरह का होता है: फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल और सोशल कैपिटल। इस सोशल कैपिटल से पिछले साल क्वेश्चन पूछा था। फिजिकल कैपिटल में आता है मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन में स्किल और नॉलेज, नेचुरल में एयर होगा, बायोडाइवर्सिटी होगा, फाइनेंशियल कैपिटल में मॉनेटरी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। आप बैंक में पैसा रखें, आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सोशल कैपिटल में म्यूचुअल ट्रस्ट, हार्मोनी। आपने किसी के साथ कंपनी स्टार्ट की, आप लोगों ने मिलकर कैपिटल लगाया, आपने कंपनी स्टार्ट की। कंपनी कब अच्छे से रन करेगी? जब आपके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, हार्मोनी होगा, तभी कंपनी अच्छे से रन कर पाएगी। तो ये था कैपिटल का खेल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारों: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। याद कर लेना है, प्लीज़ इन टर्म्स को याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूलना नहीं है। आगे आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? ये कहता है मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब प्रोडक्शन की टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, यह है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, प्रोडक्शन कब होगा? एक फिक्स टाइम में होगा। ऐसा नहीं ना कि 10-20 साल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं भाई, एक फिक्स टाइम में प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन तभी बेटर होगा जब हम सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि रिसोर्स कम मात्रा में है, रिसोर्स स्कार्स है, मतलब कि रिसोर्स का इस्तेमाल भी अच्छे से करना है, एफिशिएंटली करना है। साथ में स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, मतलब कि हमको अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। आप सोचिए, आप 2010 के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 2025 में करेंगे तो क्या आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अच्छी होगी? नहीं होगी ना। आप उस तरीके का प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप 2010 के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, 2010 के मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, आपकी प्रोडक्शन तब बेटर होगी। जब आप 2025 के मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन हमेशा बेटर होगी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का किस पे डिपेंड करता है? फिक्स टाइम पर, अगर आप रिसोर्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, साथ में टेक्नोलॉजी पर
कि आप कैसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इस कर्व को समझिएगा, इस डायग्राम में ये जो प्लेस है ना, ये बताता है मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट। एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर होगा। अब मान लीजिए एक गाँव है, उस गाँव की पूरी एफिशिएंसी को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात, जो रिसोर्स उस गांव का है पूरा रिसोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ में गांव के सभी लोग को अगर एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं तो सभी लोग मिल करके उस रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे, तो हम पता कर सकते हैं ना कि आखिर इस गांव में जो ये रिसोर्स मिल रहा है, इस रिसोर्स में पूरे तरीके से कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक गाँव में अगर आपको पूरा एफिशिएंसी देखना है तो सभी लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए और रिसोर्स का पूरे तरीके से इस्तेमाल कराइए, तभी उस प्लेस का एफिशिएंसी हमें पता चलेगा। अब इसी बात को समझना है। मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट में मान लीजिए आईफोन, एक कंपनी है जो आईफोन बनाती है, मोटर बाइक बनाती है, ठीक है। हमेशा रिसोर्स की स्कार्सिटी होती है, मतलब रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होता है। चॉइस आपके पास है कि आप आईफोन बनाएं या फिर मोटर बाइक बनाएं। अगर आप आईफोन बनाते हैं तो मोटर बाइक खुद ब खुद घट जाता है उसका प्रोडक्शन, यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम जो हम लोग फिगर देखा आगे, उस फिगर को हम फिर से देखते हैं, ठीक है। इस फिगर को फिर से हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मार्केट में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये एक्स पॉइंट क्या था, एक्स पॉइंट था जहाँ पर एफिशिएंसी और एम्प्लॉयमेंट पीक लेवल पर था। मान लीजिए इंडिया ए पॉइंट पर है और इंडिया को ए से एक्स पॉइंट पर पहुँचना है, तो इंडिया को ए से एक्स में पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। अब मान लीजिए इंडिया को वाई पर पहुँचना है, इंडिया को वाई पर पहुँचना है। अब ये वाई पर पहुंचने के लिए इंडिया को अब क्या करना पड़ेगा, आपने ए से एक्स पर पहुंचने के लिए अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दी, एफिशिएंसी को बढ़ा दी। अब वाई का आप प्लान रखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना क्वालिटी और इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वांटिटी और इंक्रीज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी और इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों को आप इंक्रीज कर देते हैं तो आप पहुंच जाइए कहाँ पर, पोटेंशियल जीडीपी पर। एक देश की क्या पोटेंशियल जीडीपी हो सकती है, उसे जानने के लिए, पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचने के लिए किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि नहीं, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है कि नहीं, क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियल जीडीपी पाने के लिए किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो बोल देगा एम्प्लॉयमेंट को लो करना पड़ेगा, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वालिटी को लो करना पड़ेगा, क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हमें पोटेंशियल जीडीपी पर पहुंचना है तो पोटेंशियल जीडीपी पर पहुंचने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हाई होना चाहिए, एफिशिएंसी हाई होना चाहिए, क्वालिटी हाई होना चाहिए, क्वांटिटी हाई होना चाहिए और टेक्नोलॉजी हाई होना चाहिए। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दे करके इकोनॉमिक्स में फंसाता है, जो कि बेसिक कंसेप्ट के साथ ही आप उसे कंप्लीट और समझ सकते हैं। अब हम आगे के टॉपिक्स में आते हैं। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस एट सेटर्स पेरिवस। देखिए डेफिनेशन मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि अगर आप भविष्य में मेंस लिखते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से उठा करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहले मैं सेटर्स पेरिवस का मतलब बता देता हूँ। सेटर्स पेरिवस का मतलब होता है एवरीथिंग इज कांस्टेंट। अगर हर चीज़ मार्केट कांस्टेंट लेवल पे रन कर रहा है ना तो उसे सेटर्स पेरिवस कहते हैं। क्लियर, ये बस आंसर बेटर लगने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, मतलब कि अगर किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ जाता है ना तो उसका डिमांड घट जाता है। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ेगा ना तो उसका डिमांड खुद ब खुद घट जाएगा। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। आगे एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग, वो है लॉ ऑफ सप्लाई। वो कहता है किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है ना तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाता है। प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाता है, ये होता है लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन अभी आपको ये थंब रूल याद रखना है कि किसी भी चीज़ का प्राइस अगर इंक्रीज करेगा ना तो उसका डिमांड डिक्रीज करेगा। इसी थ्योरी को लेकर के अब हम आगे बढ़ेंगे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उसका डिक्रीज करेगा। अच्छा, अब डिमांड किन किन चीज़ पर डिपेंड करेगा, इन चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए, मेरा डिमांड डिपेंड करेगा किसी चीज़ के प्राइस पर, इनकम पर, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स पे, टेस्ट पर, एक्सपेक्टेशन पर, साइज ऑफ मार्केट पर, स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर। इससे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ गया किसी चीज़ का तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, याद ही रखना, थंब रूल है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। अच्छा, मान लीजिए आपका अगर इनकम बढ़ गया तो आपके डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। इसको समझने के लिए दो तरह का गुड्स को समझिए, एक होता है नॉर्मल गुड, एक होता है इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड क्या होता है, नॉर्मल गुड वैसा गुड होता है जिस गुड्स का डिमांड जो है ना
समझिए एग्जांपल से, मान लीजिए आप, जब आपकी इनकम कम थी ना तो ब्रेड एक पैकेट खरीदते थे, ठीक है। ब्रेड एक नॉर्मल गुड होता है, मान लीजिए आप एक पैकेट ब्रेड खरीदते थे। अब जो है आप क्या कर रहे हैं, अब आपकी सैलरी बढ़ गई, ठीक है। तो अब आप ब्रेड 2 पैकेट खरीदना स्टार्ट कर दिए, मतलब कि आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपकी डिमांड भी साथ में इंक्रीज हो गई। समझ में आया आपको क्या मैं बता रहा हूँ, कि इनकम जब इंक्रीज होगा ना तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा इस केस में, ठीक है। मतलब नॉर्मल गुड के केस में आपकी इनकम अगर इंक्रीज करेगी तो डिमांड इंक्रीज कर देगी। पहले आप एक पैकेट ब्रेड खरीदते थे, अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है तो आप 2 पैकेट ब्रेड खरीदना स्टार्ट कर दी, तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई। इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है ना, अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर गई तो आपकी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। समझिए आसान तरीके से, मान लीजिए पहले आप चांदी का चैन खरीदते थे, चांदी का चैन खरीदते थे, आपकी इनकम कम थी। अब आपकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है। इनकम बढ़ गई, सोना और चांदी में चांदी इन्फीरियर है, सोना सुपीरियर है। अब आपकी इनकम अच्छी खासी हो गई है, तो अब आप सोना का चैन खरीदिएगा, चांदी का नहीं खरीदिएगा, मतलब कि चांदी का डिमांड आपके लिए तो घट जाएगा। तो अगर इन्फीरियर गुड्स में ना आपकी इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है। चांदी को मैं इन्फीरियर नहीं कह रहा हूँ, आपके समझने के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घटेगा लेकिन नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। इसी पर क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है जनरली, कि अगर आपका इनकम बढ़ गया है तो आपका नॉर्मल गुड पर आपका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन इन्फीरियर गुड पर आपका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में ये पॉइंट आ गया होगा। अगला टर्म आता है प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। इसको समझने के लिए समझिए कोको कोला और पेप्सी के बीच का अंतर। मान लीजिए कोको कोला ने अपने 10 रुपये के बोतल का दाम 12 रुपये कर दिया, प्राइस बढ़ गया, ठीक है। और पेप्सी का दाम आज भी 10 रुपये है, ठीक है। पेप्सी का दाम मार्केट में 10 रुपये है। ऑब्वियस सी बात है कि आप जब मार्केट जाइएगा तो आप पेप्सी पीना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 10 रुपये दे करके आप पेप्सी पी रहे थे, 12 रुपये दे के कोको कोला क्यों पीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ा तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज कर गया। कोको कोला का डिमांड नहीं इंक्रीज किया लेकिन अदर प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज कर गया। समझ में आ रहा मार्केट कैसे रन कर रहा है, एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ा तो डिमांड दूसरे का इंक्रीज कर गया। जो एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं ना, इसे कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर एक का दाम बढ़ेगा ना तो दूसरे का जो है डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक का दाम बढ़ा, जैसे कोको कोला का दाम बढ़ गया तो पेप्सी का दाम खुद ब खुद इंक्रीज कर गया। समझ में आ गया होगा यहाँ पर बात। अगला आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब मान लीजिए विराट कोहली किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर मार्केट में लॉन्च कर दे किसी प्रोडक्ट को, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्राइस और डिमांड दोनों इंक्रीज कर जाएगी। डिमांड इंक्रीज, मार्केट में उसका डिमांड इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट अगर कोई और सेम एक प्रोडक्ट है जो अंबाटी राइडू लेकर के आया है, वैसे ही प्रोडक्ट मान लीजिए विराट कोहली लेकर के आएगा, डिमांड किसका बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा किस पर, विराट कोहली जो प्रोडक्ट को लेकर के आएगा, क्योंकि टेस्ट और प्रेफरेंसेस लोगों का विराट कोहली की तरफ ज़्यादा अलाइन करेगा। अगला आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर प्राइस। अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। साइज ऑफ द मार्केट, अगर मार्केट का साइज हमको लग रहा है कि बड़ा होगा तो डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगा। स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स के बारे में। हमने नॉर्मल गुड पढ़ा, इन्फीरियर गुड्स पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वो गुड होता है जो एक साथ दोनों का बिजनेस रन करता है। मान लीजिए शटल कॉर्क और बैडमिंटन, अगर कॉर्क का दाम बढ़ेगा ना तो बैडमिंटन का डिमांड मार्केट में खुद ब खुद घट जाएगा, क्योंकि जो बैडमिंटन खरीदेगा तो कॉर्क भी खरीदेगा। अगर कॉर्क 10 रुपये से 30 रुपये हो गया है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बैडमिंटन के डिमांड पर इफेक्ट दिखेगा। ऐसे तरीके के गुड्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स। टेस्ट में मैंने विराट कोहली वाला एग्जांपल आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक खास बात आता है नेसेसरी गुड्स। अब नेसेसरी गुड्स क्या होती है, नेसेसरी गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं ना कि प्राइस बदल भी जाए लेकिन उसके डिमांड में कोई असर होता ही नहीं है, इसे नेसेसरी गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कैंसर का जो दवा है, कैंसर का दवा है तो उसका प्राइस कुछ भी रहे उसके डिमांड में कोई असर नहीं होगा। इसका जो ग्राफ बनता है ना ऐसा बनता है, तो ये प्राइस है और ये डिमांड है। ये जो इसका डिमांड है ना, चाहे प्राइस यहाँ है तब भी डिमांड ये है, प्राइस यहाँ है तब भी इसका डिमांड ये है, प्राइस यहाँ है तब भी इसका डिमांड ये है। मतलब प्राइस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। प्राइस अगर 50,000 रुपये था तब भी डिमांड उतना था, प्राइस अब 1 लाख हो गया तब भी उसका डिमांड उतना ही है। तो नेसेसरी गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसमें कि प्राइस बढ़ने पर उसके डिमांड में कोई असर नहीं होता है, डिमांड जो पहले था डिमांड आज भी वही रहेगा। अगला एक गुड आता है जिसको हम लोग कहते हैं लग्जरी गुड्स। अब ये लग्जरी गुड्स क्या होता है, लग्जरी गुड्स में
उस गुड्स को कहते हैं ना, जब अगर प्राइस में थोड़ा सा बदलाव आएगा ना तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। आईफोन को ले लीजिए ना, जब बिग बिलियन डेज आता है तो बिग बिलियन डेज में क्या किया जाता है, आईफोन के प्राइस को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जाता है, प्राइस में स्मॉल चेंज आता है। आप देखते हैं मार्केट में कितना डिमांड बढ़ जाता है आईफोन का। तो ऐसे गुड्स को कहते हैं हम लोग लग्जरी गुड, जिसके प्राइस में अगर थोड़ा सा अगर गिरावट आता है ना, थोड़ा सा बदलाव आता है तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर दो स्पेशल चीज़ पढ़ना है, एक होता है वेबलिन गुड्स और एक होता है ग्रिफिन गुड्स। अब समझिए वेबलिन गुड क्या होता है। वेबलिन गुड ऐसे गुड को कहते हैं जिसका अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अभी एक्सेप्शन है। यहाँ देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है। एग्जाम्पल के लिए लुइस वेटन का बैग, लुइस वेटन का बैग क्या होता है, मार्केट में जो लुइस वेटन का बैग लेके निकलते हैं स्टेटस सिंबल होता है। इन चीज़ों को वेबलिन गुड्स कहते हैं, मतलब कि इनका प्राइस अगर बढ़ेगा ना तो इनका डिमांड जो है ना, डिमांड भी बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके लेंगे ताकि दिखा सके कि भाई मेरे पास इतनी अमीरी है। इन गुड्स को कहते हैं वेबलिन गुड्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक टर्म जिसका नाम है गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स को हम लोग इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ पर भी प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। बाजरा और वीट, जनरली लोग जितना मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाजरा का डिमांड आ रहा है, वीट का डिमांड आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि डिमांड बढ़ रहा है तो वहाँ पर प्राइस जनरली इन चीज़ों का बढ़ जाता है। मतलब गिफ्ट गुड्स में आपको याद रखना है कि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, वेबलिन गुड्स में भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, नेसेसरी गुड्स में प्राइस बढ़ेगा पर डिमांड वही रहेगा जो पहले था। लग्जरी गुड में क्या होता था, डिमांड घटेगा, जैसे ही प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। आईफोन का प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। वेबलिन गुड में लुइस वेटन के बैग का प्राइस बढ़ेगा तो वो लग्जरी का प्रोडक्ट है, लोग चाहे देखेंगे कि अमीरी का प्रोडक्ट है वो, तो उसका डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से हम इन टॉपिक्स को डील करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। आज लेक्चर को यहीं पर एंड कर देते हैं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं पूरे लेक्चर को फास्ट में ताकि आपको समझ में आ जाए हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच का अंतर देखा। कंज्यूमर वो होता है जो सामान खरीदता है, सस्ते दाम पर खरीदने की कोशिश करता है। प्रोड्यूसर वो होता है जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। मार्केट में हमेशा रिसोर्स कम होता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस होता है, लेकिन लोगों का वांट और नीड बहुत ज़्यादा होता है। चॉइस बहुत ज़रूरी है एक प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि वो अगर दो चीज़ बना रहा है तो जिसका डिमांड ज़्यादा है उसी को बनाएगा। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि एक सामान अगर ज़्यादा मात्रा में बनाएगा तो दूसरे का डिमांड खुद ब खुद मार्केट में गिर जाएगा। फिर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ा। मार्केट में मार्केट फ्री देखा हमने कि जो चीज़ फ्री में मिलता है उसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आती है, जैसे सनलाइट। लेकिन इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया कि वही विटामिन डी की गोली जब हम लेते हैं तो विटामिन डी की गोली के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक्स आ जाता है। अगर एक कंपनी विटामिन डी की गोली और पैरासीटामोल की गोली बनाती है, कोविड-19 के वक्त वो पैरासीटामोल की गोली ज़्यादा बनाएगी, तो विटामिन डी की गोली का दाम और डिमांड घट जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात आ गई। आगे हम मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा, एप्पल का एग्जाम्पल लिया था। पहले एप्पल खाएंगे, दूसरा खाएंगे, तीसरा खाएंगे, धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज करेगा। अगर सभी सेटिस्फैक्शन लेवल के जोड़ देंगे तो वो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, और जो डिक्रीज कर रहा है उससे हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, वो ये कहता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, बना लेना है तो मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मार्केट फ्री होता है और मार्केट में हमेशा कमर्शियल मेथड प्लान इकोनॉमी भी होता है। फ्री मतलब कि इंडिविजुअल खुद ब खुद रेगुलेट करेंगे मार्केट को, लेकिन प्लान इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट का डिसीजन चलता है। इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड में लगभग कंट्रीज मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से हम क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर से हमें क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। कैपिटल से इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट मिलेगा। कैपिटल फिजिकल, ह्यूमन, नेचुरल, फाइनेंशियल, सोशल। सोशल कैपिटल से पिछले बार क्वेश्चन आया था जो म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मोनी पर डील करता है। इसके बाद हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा कि किस तरीके से रिसोर्स फिक्स टाइम में एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है और टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। साथ में पोटेंशियल जीडीपी में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, क्वालिटी बढ़ना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ना चाहिए और टेक्नोलॉजी भी बढ़ना चाहिए। पोटेंशियल जीडीपी इस पर डील करती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड वहाँ पर डिक्रीज करेगा एट सेट्रिस पैरिबस, मतलब कि जब सब कुछ कांस्टेंट हो। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राइस देखा कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा। इनकम अगर बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड के लिए हमारा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इन्फीरियर गुड के लिए हमारा डिमांड घट जाएगा। प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, मतलब कि कोको कोला और पेप्सी वाला एग्जांपल देखा
कि कोको कोला का दाम अगर बढ़ जाता है तो पेप्सी का डिमांड इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, अगर पेप्सी अपना दाम नहीं बढ़ाता है तो। इसी तरीके से हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट गुड, शटल कॉर्क और बैडमिंटन का एग्जांपल देखा। शटल कॉर्क का अगर दाम बढ़ता है तो बैडमिंटन का डिमांड डिक्रीज़ कर जाता है। नेसेसरी गुड क्या होता है, जब प्राइस तो चेंज करता है लेकिन उसका डिमांड वैसा का वैसा ही रह जाता है। मान लीजिए कैंसर के ड्रग्स की बात कर रहे हैं, प्राइस 50,000 हो जाए चाहे 1 लाख हो जाए, उसकी डिमांड में कोई भी असर नहीं आएगी। लग्जरी गुड वो गुड होता है जब प्राइस में थोड़ा सा बदलाव आता है तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा जाता है। बिग बिलियन डेज में जब आईफोन का एग्जांपल हमने देखा कि बिग बिलियन डेज में जब आईफोन का दाम थोड़ा सा घटता है तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हमने देखा एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, जिसमें हमने वेबलिन और गिफिन गुड्स को पढ़ा। वेबलिन गुड्स वो गुड होती है जिसका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, मतलब कि लुइस विटन के बैग एग्जांपल, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल होता है तो उसका प्राइस जितना बढ़ेगा लोग उसको और ज़्यादा खरीदेंगे ताकि दिखा सके वो कितना ज़्यादा अमीर है। उसके बाद हमने पढ़ा गिफिन गुड्स के बारे में, ये एक इन्फीरियर गुड्स होती है, इसका भी डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, जैसे कि बाजरा और वीट। अब यहाँ पर हम आज इस लेक्चर को रोक देते हैं, आगे हम इलास्टिसिटी से स्टार्ट करेंगे, सप्लाई को स्टडी करेंगे और धीरे धीरे हम टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएंगे और 7-8 लेक्चर में इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से डील कर दूंगा। पहला दूसरा तीसरा लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना। उसके बाद लेक्चर को और ज़्यादा रैपिडली मैं ख़त्म कर दूंगा, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट को मैं तेज़ी से कंप्लीट करवा दूंगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसी ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।